अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं और हम इससे पहले 4 लेक्चर्स कर चुके हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ सेलुलर कम्युनिकेशन के कुछ पैरामीटर्स देखे थे कि वो क्या होते हैं। तो आज उसी को लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ फेडिंग डिस्कस करेंगे कि फेडिंग क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे उतना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो हमने लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ के कॉन्सेप्ट के पीछे भी यही था कि हम नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ा सकें, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो इसी तरह से अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हो जाएं किसी एक सेल में तो वहाँ पे QoS के भी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पर जब हमने पीछे डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि एक सेल है हमारे पास और इस सेल के दरमियान में एक BDS लगा हुआ है। तो जो आम एजम्पशन थी हमारी पिछले लेक्चर्स में वो ये थी कि जो हमारा एंटेना है ओमनी डायरेक्शनल एंटेना है, यानी कि एक एंटेना जो है वो हर तरफ पावर थ्रो कर रहा है अपनी, और इस बेस स्टेशन के चारों तरफ एक ही एंटेना पावर थ्रो कर रहा है। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। होता ऐसे है कि अब हम क्या करते हैं कि अपना जो आमतौर पर अगर आपने देखा हो BTSs के ऊपर, वहाँ पे आमतौर पर 3 एंटेनाज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरे सेल को कवर करने के लिए होते हैं। तो जाहिर है अगर एक सेल में 360 डिग्रीज़ है तो अगर 3 एंटेनाज होंगे तो एक एंटेना जो है 120 डिग्री कवर करेगा। तो इस तरह से 120 डिग्री ये वाला एंटेना कवर करेगा, 120 डिग्री दूसरा एंटेना कवर करेगा और 120 डिग्री तीसरा एंटेना कवर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये एंटेना जो है सिर्फ इस तरफ थ्रो करेगा, ये वाला एंटेना सिर्फ इस तरफ थ्रो करेगा, और जो इस तरफ के यूज़र्स होंगे सिर्फ उन्हीं को अकोमोडेट करेगा, ठीक है जी। तो यह नीचे लिखा हुआ है, इन सेक्टरिंग वी डिवाइड ईच सेल इनटू 3 और 6 सेक्टर्स। ज़ाहिर है अगर 3 सेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 120 डिग्री हमारा एंटेना 120 डिग्री की सेक्टरिंग होगी, और अगर 6 सेक्टर्स में कर रहे हैं तो ज़ाहिर है 60 डिग्री की जो है वो सेक्टरिंग होगी। विच आर दैन सर्व्ड बाय 3 और 6 सेपरेट डायरेक्शनल एंटेनाज ईच विद द बीम विड्थ ऑफ अबाउट 120 डिग्री और 60 डिग्रीज। हमने 3 टाइप्स के एंटेनाज डिस्कस किए थे। एक आइसोट्रॉपिक एंटेना होता है जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। दूसरा ओमनी डायरेक्शनल एंटेना डिस्कस किया था जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको 360 डिग्री पर पावर थ्रो करता है। और तीसरा डायरेक्शनल एंटेना ऐसा एंटेना जिसकी बीम जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में जाए। तो सेक्टरिंग में क्या होता है, सेक्टरिंग में हम डायरेक्शनल एंटेनाज इस्तेमाल करते हैं, और अगर 360 डिग्रीज़ हैं और 3 एंटेनाज हैं तो 120 डिग्री एक एंटेना की बीम विड्थ होगी। तो ये एक सेक्टरिंग का फिनोमेना सेलुलर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। और फिर दूसरा एक और तरीका यह था कि अगर हमारे पास एक सेल में नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम मैक्रो सेल इस्तेमाल करने की बजाय माइक्रो सेल्स इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो सेल इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि हम अब जो सेल का रेडियस है वो छोटा कर देते हैं। अब देखें, जैसे ये लेफ़्ट साइड पर आपको तमाम मैक्रो सेल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लेंड ऑफ मैक्रो सेल्स एंड माइक्रो सेल्स है। दरमियान वाले एरिया में हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हैं तो हमने इनको छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब जाहिर है एक जो सेल होगा माइक्रो सेल, इसके लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो सेपरेट होगा। यानी कि अब हमने इसके लिए इधर इस एरिया में नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा थे तो इसके लिए हमने सेपरेट यानी कि इनके लिए हमने ज़्यादा रिसोर्सेज रख लिए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा होंगे
और रिसोर्सिस हम ये पुराने वाली रखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस के या QoS के इश्यूज़ आएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने अपने पूरे एक सेल को ये छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है, हम माइक्रो सेल्स कहते हैं। इससे आगे यानी कि माइक्रो सेल्स फिर भी रिलेटिवली थोड़े से बड़े सेल्स थे। अब जो इसके बाद हमारे पास पीको और फेमटो सेल्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल एरिया में कवर करते हैं। इवन जैसे हॉटस्पॉट्स हम बना लेते हैं किसी ख़ास शॉपिंग मॉल में या किसी ख़ास एरिया में कवरेज देने के लिए, बहुत थोड़े से एरिया में कवरेज देने के लिए छोटा छोटा सेल बना लेते हैं, पीको और फेमटो सेल्स उन्हें कहते हैं। तो हमने फेडिंग देखी थी। फेडिंग में हमने कहा था कि दो किस्म की चैनल फेडिंग होती है, एक लार्ज स्केल फेडिंग होती है और एक स्मॉल स्केल फेडिंग होती है। तो जो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पाथ लॉस डिस्कस किया था। तो पाथ लॉस में हमने पाथ लॉस इक्वेशन भी डिराइव की थी और उसके फार्मूलाज भी देखे थे, और फिर हम शेडोइंग भी देखी थी, लॉग नॉर्मल शेडोइंग, और मुख्तलिफ़ किस्म के हमने पाथ लॉस मॉडल्स भी डिस्कस किए थे, जिनमें हमने ओकामुरा मॉडल डिस्कस किया था, आटा मॉडल डिस्कस किया था। तो उसके दूसरे टाइप्स की है हमारे पास स्मॉल स्केल फेडिंग। स्मॉल स्केल फेडिंग जो कि स्मॉल स्केल फेडिंग में हमारे पास मल्टीपाथ फेडिंग है और टाइम वेरिएंस फेडिंग है। मल्टीपाथ फेडिंग में हमारे पास जो मुख्तलिफ़ तरह से रिसीवर पर एक ही सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज़ पहुंच रही होती हैं मल्टीपाथ में, और उसके बाद फिर टाइम वेरिएंस में, यानी कि टाइम डिले के बाद एक कंपोनेंट पहुंच रहा है, टाइम दूसरे कोई और टाइम डिले के बाद दूसरा कंपोनेंट पहुंच रहा है, तीसरा, एंड सो फोर्थ। तो फिर मल्टीपाथ फेडिंग के दो टाइप्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फ्लैट फेडिंग। फ्लैट फेडिंग ये होती है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, यानी कि स्पेसिफिक बैंडविड्थ के ऊपर हमें चैनल का रिस्पांस फ्लैट मिलता है। यानी कि अगर चैनल एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है तो उन पूरी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एक ही तरह से डिक्रीज़ करेगा, और अगर चैनल ऐसा है कि वो कंपोनेंट्स को कुछ नहीं कह रहा, डिक्रीज़ नहीं कर रहा, तो वो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के लिए होगा। इसके बरक्स फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग ये होती है कि पूरी बैंडविड्थ में से किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो सकता है कि चैनल अच्छा बिहेव करे, किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर चैनल जो है वो उसको बिल्कुल ही ख़राब कर दे। तो यानी कि सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें फेडिंग मिलेगी, सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर और कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर फेडिंग नहीं मिलेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग जो हमारी है ये ज़्यादा कहना चाहिए चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट फेडिंग। और फिर इसी तरह से हमारे पास फास्ट फेडिंग एंड स्लो फेडिंग है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे चैनल का रिस्पांस जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चैनल का रिस्पांस क्या, क्योंकि चैनल का जो रिस्पांस है वो स्लोली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि यहाँ पर फास्ट फेडिंग में क्या है कि जल्दी चैनल का रिस्पांस चेंज हो रहा है। तो जिस तरह से इस मल्टीपल पाथ फेडिंग में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग चैलेंजिंग है, इस तरह से टाइम वेरिएंस में फास्ट फेडिंग चैलेंजिंग है। जी, तो स्मॉल स्केल फेडिंग में डिस्क्राइब्स रैपिड फ्लक्चुएशंस ऑफ एम्पलीट्यूड, फेज ऑफ मल्टीपाथ डिलेज ऑफ रेडियो सिग्नल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस। तो हमने ज़ाहिर है स्मॉल स्केल फेडिंग अगर हम लास्ट स्लाइड पर दोबारा जाएं, स्मॉल स्केल फेडिंग में हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको डिस्कस किया गया है इस स्लाइड में। रैपिड फ्लक्चुएशंस ऑफ एम्पलीट्यूड, फेज ऑफ मल्टीपल पाथ डिलेज ऑफ रेडियो सिग्नल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस। ये
हमारा जो हमारा जो सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड में रैपिड फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और फेज़ में भी चेंज आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ डिले के बाद मुख्तलिफ डिलेज़ में हमारा सिग्नल मिल रहा है। और यानी कि बिल्कुल थोड़े से ड्यूरेशन में ही या थोड़े से अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है या थोड़े ड्यूरेशन के बाद थोड़े से ड्यूरेशन में ही हमें रैपिड फ्लक्चुएशंस मिल रही हैं। और फिर caused by interference between two or more versions of transmitted signal which arrive at receiver at slightly different times। और ये होता क्यों है, एम्पलीट्यूड वेरिएशंस फ्लक्चुएशन रैपिड फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमारे रिसीवर पर पहुंचते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं, यानी कि वो कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन या कंस्ट्रक्टिव होंगे या डिस्ट्रक्टिव होंगे, और डिपेंड करता है कि किस जब वो इंटरफेरेंस उनकी हो रही होगी या कंबाइन हो रहे होंगे तो उस वक्त उनका फेज़ क्या होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर दो कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो या तो उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाए या बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। डिपेंड करता है कि दोनों का फेज़ क्या था उस वक्त जिस वक्त कंबाइन हो रहे थे, तो उस हिसाब से हमारी नेट आउटपुट आएगी। These waves are called multiple path waves and combine at receiver antenna to give resultant signal which can vary widely in amplitude and phase। ठीक है, यही जो हमने पहले बात की कि चूँकि मल्टीपल पाथ वेव्स हैं और रिसीवर पर जाकर उन्हें कंबाइन होना है, तो डिपेंड करता है कि उस वक्त इनका फेज़ क्या था। अब चूँकि फेज़ 0 से लेकर 360 डिग्री तक चेंज हो सकता है, बहुत सी वैल्यूज़ हैं, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जब सिग्नल्स आपस में ऐड हों तो या 2 टाइम्स रिज़ल्ट आ जाए या 0 रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा तो नहीं है। डिपेंड करेगा कि उस वक्त उनका फेज़ क्या था, क्या वैल्यू थी उनकी, और रिजल्टेंट सिग्नल रिसीवर पे होगा, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अब इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल पाथ, रैपिड चेंजेस इन सिग्नल स्ट्रेंथ over small travel distances or small time intervals, random frequency modulation due to varying Doppler shifts on different multiple signals, time dispersion echoes caused by multipath propagation delays। तो ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको तो पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है कि जाहिर है रिसीवर एंड पर हमारे जो रिसीव्ड सिग्नल है उसने चेंज होना है, रैपिडली चेंज होना है। अब चेंज होना है, चेंज किस तरह से हो सकता है कि या तो हमारा जो रिसीवर है या ट्रांसमीटर है उन दोनों में से कोई मूव कर रहा हो। अगर वो कोई मूव कर रहा होगा तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चेंज हो रहा होगा, तो उसकी वजह से हमारा रिसीव्ड सिग्नल चेंज हो सकता है ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, या फिर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के बाद जो हमारे सिग्नल के पास सिग्नल मिल रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात से। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन को, स्कैटरिंग को, डायफ्रैक्शन को। ठीक है, तो अब जो मल्टीपल पाथ्स हमें रिसीवर मिलते हैं वो किसी भी वजह से मिल सकते हैं। अगर बिल्कुल प्लेन रीजन हो, कुछ भी ना हो, तो ज़ाहिर है LOS पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ ज़मीन से 2 रे मॉडल जिसको मैंने डिस्कस किया था वो तो होगा ही। तो जो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में सिग्नल आ रहे हैं उसका भी इफ़ेक्ट होगा रिसीवर साइड पे जब हम सिग्नल को कंबाइन करेंगे। तो रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्यू टू वेरिंग डॉपलर शिफ्ट्स ऑन डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल्स। तो डॉपलर इफेक्ट हमें पता है क्या होता है कि जब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर मूव कर रहा हो तो जो रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाती है। तो अब और ज़ाहिर है ये फिनोमेना जो है वो रैंडम होता है, रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। तो इस हमें मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं इसके। टाइम डिस्पर्शन एकोज काज्ड बाय मल्टीपल पाथ प्रोपगेशन। ये देखें, ये ऊपर वाला पाथ जो है, ऊपर वाला पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी के हवाले से था, नीचे वाला पॉइंट जो है वो टाइम के हवाले से है। ये रिफ्लेक्शंस की वजह से, मल्टीपल पाथ की वजह से एक ही सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज़ मिल सकती हैं हमें। एकोज जो है एक ही सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपाथ के इफ़ेक्ट्स हैं। मल्टीपाथ अकर्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग्स। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपाथ्स मिलते हैं
और स्कैटरिंग की वजह से मल्टीपाथ्स मिलते हैं। यानी कि अगर हमारा एरिया जैसे अर्बन एरिया है अगर, तो ज़ाहिर है उनमें ये दो फिनोमेना ज़्यादा होंगे, और अगर रूरल एरिया है तो उनमें ये फिनोमेनास कम होंगे। जी, तो एट रिसीवर पॉइंट radio waves generated from the same transmitted signal may come from different directions with different propagation delays, with possibly different amplitudes, with possibly different phases, with different angles of arrivals. तो ये सब क्यों हो रहा है रिसीवर पॉइंट पर? सिर्फ मल्टीपाथ की वजह से हो रहा है। मल्टीपल जो कॉपीज है सिग्नल की मल्टीपाथ की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो मल्टीपाथ्स हैं, मल्टीपल सिग्नल्स हैं, वो हमें मुख्तलिफ डायरेक्शन से मिल सकते हैं। ठीक है, जनरेटर तो एक ही है, ट्रांसमीटर तो एक ही है, लेकिन जो रिसीवर साइड पर सिग्नल मिला है मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ सकता है, और उनका प्रोपगेशन डिले भी मुख्तलिफ हो सकता है। यानी कि एक ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आया है, ट्रांसमीटर सेम ही है, लेकिन उससे जो सिग्नल आया है वो लेट से 1 मिलीसेकंड के बाद आया है, उससे अगला जो सिग्नल हो वो 2 मिलीसेकंड या 3 मिलीसेकंड के बाद आए। तो ये पॉसिबल है, डिफरेंट प्रोपगेशन डिले की वजह से आ सकता है, विथ पॉसिबली डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स रिसीवर साइड पर। अब चूँकि मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हैं, तो एक कंपोनेंट के लिए चैनल का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, दूसरे कंपोनेंट के लिए चैनल का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि एक जो कंपोनेंट है उसके एम्पलीट्यूड में कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन जो दूसरा आपका कंपोनेंट है उसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क पड़ गया ड्यू टू चैनल बिहेवियर। सेम गोज़ विद फेज़ के अब चूँकि मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें से किसी कंपोनेंट का फेज़ भी चेंज हो सकता है। ज़ाहिर है इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये रैंडम है, ये रैंडम फिनोमेना है, क्योंकि चैनल का बिहेवियर रैंडम है। विद डिफरेंट एंगल ऑफ राइवल्स। अब जो एंगल ऑफ राइवल्स क्या है कि यानी कि जो हमारे पास रिसीवर पर जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनका एंगल ऑफ राइवल, जिस एंगल पर जिस पे वो आ रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ज़ाहिर है ये भी रैंडम है, चूँकि मल्टीपाथ कंपोनेंट्स जो जिस फिनोमेना के तहत आते हैं, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, तो इस वजह से ये एंगल ऑफ अराइवल का फिनोमेना भी रैंडम होता है। These multipath components combine vectorially at the receiver antenna and cause the total signal. ज़ाहिर ये तमाम कंपोनेंट्स जितने भी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, ये मल्टीपाथ कंपोनेंट्स जिन जिन वजह से आते हैं, ये जब रिसीवर पर आकर ऐड होंगे, कंबाइन होंगे, तो टोटल सिग्नल बनाएंगे। या तो सिग्नल को फेड करेंगे या डिस्टॉर्ट करेंगे। डिस्टॉर्ट करने का मतलब ये है कि इसके फेड करने का मतलब तो ये है कि उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आ गई है। डिस्टॉर्ट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वही ख़त्म हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो ये फिनोमेना हो सकते हैं मल्टीपाथ की वजह से। ये रेडियो सिग्नल्स है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो सिग्नल्स ड्राइविंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू रिसीवर, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, सो ऑन, कंपोनेंट n। तो मुख्तलिफ तरफ से, और ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आ सकते हैं, जैसे कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से, कुछ स्कैटरिंग की वजह से आ सकते हैं, और रिसीवर में मिल सकते हैं। अब रिसीवर जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ट्रांसमीटर भी हमारा स्टेशनरी और मोबाइल हो सकता है। फ़िलहाल जब हम मल्टीपाथ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमारी असम्पशन ये है कि जो ट्रांसमीटर है वो एक ही जगह पे है, फिक्स्ड है। तो रिसीवर उसके बरक्स रिसीवर जो है उसके रिलेटिव वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है। तो जिस तरह हमारे पास ट्रांसमीटर है, हमने कहा कि ट्रांसमीटर भी मूव कर सकता है टुवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर मूव या अवे फ्रॉम द रिसीवर। इस तरह से रिसीवर भी मूव कर सकता है टुवर्ड्स ट्रांसमीटर और अवे फ्रॉम द रिसीवर, तो इनके रिलेटिव मोशन भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मूविंग हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल तुमने जैसे कहा ना कि ज़मीन से रिफ्लेक्शन हो सकती है, हाई राइज बिल्डिंग से रिफ्लेक्शन हो सकती है, ट्रीज़ से रिफ्लेक्शन हो सकती है। इसके अलावा हमारे सराउंडिंग्स में मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी ये फिनोमेनाज हो सकते हैं। तो
इसलिए अदर ऑब्जेक्ट्स इन रेडियो चैनल्स मे बी मोबाइल और स्टेशनरी। तो इफ़ द अदर ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी मोशन इज़ ओनली ड्यू टू मोबाइल। तो यानी कि सिर्फ उसकी वजह से, हमारे रिसीवर या ट्रांसमीटर की वजह से मूवमेंट हो सकती है। फेडिंग इज़ प्योरली अ स्पेशल फिनोमिना अकर्स ओनली व्हेन मोबाइल रिसीवर मूव्स। तो फेडिंग क्या होती है, जब हमारा, अगर हम ट्रांसमीटर को स्टेशनरी रख रहे हैं और सिर्फ रिसीवर मूव कर रहा है, तो जाहिर है हमारा रिसीवर ट्रांसमीटर से जितना दूर जाता जाएगा वैसे वैसे सिग्नल जो है वो डिमिनिश होता जाएगा। हम पहले देख चुके हैं कि जो हमारा रिसीवर रिसीव पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टूवर्ड्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद डिस्टेंस। और ख़ाली डिस्टेंस की पावर 1 नहीं बल्कि डिस्टेंस की पावर n। और जो n है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि क्या हम रूरल एरिया में बैठे हैं, अर्बन एरिया में बैठे हैं, इंडोर बैठे हैं, क्या है। ठीक है। स्पेशल वेरिएशंस एज द मोबाइल मूव्स विल बी परसीव्ड एज टेम्पोररी वेरिएशन। और ज़ाहिर है कि जब हमारा मोबाइल मूव होगा तो स्पेशल वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है। तो जो वेरिएशंस हैं वो हम इस तरह से इसको देखते हैं कि डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई वी। वी जो है यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है जिससे हम मूव कर रहे हैं। डेल्टा डी वो डिस्टेंस है जो हमने जो है वो कवर किया है, यानी कि जिस मोबाइल रिसीवर ने कवर किया है डेल्टा टी। और इन यानी कि इस डिस्टेंस ट्रेवर्स करने में जितना टाइम लगा है वो डेल्टा टी है। ठीक है। फेडिंग में कॉज डिस्ट्रप्शंस इन कम्युनिकेशन। क्योंकि फेडिंग अगर ज़्यादा हो गई है तो ये हो सकता है कि रिसीव्ड पावर का जो एक्सेप्टेबल लेवल है उससे रिसीव्ड पावर काफ़ी कम हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जब वो ख़त्म हो गई, अब रिसीव्ड पावर इतनी नहीं मिल रही कि हम उसको प्रॉपर्ली डिकोड कर सकें। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्मॉल स्केल फेडिंग। तो अब हमारे पास ये तो हमने स्मॉल स्केल फेडिंग थी, अब उसमें इसके फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं क्या है। प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्कैटरर्स कॉज मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द सिग्नल टू अराइव एट द रिसीवर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स चाहे वो स्टेशनरी हो या मूव कर रहे हो, और स्कैटरर्स की वजह से हमें मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ सिग्नल मिलते हैं। उनका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, उनका फेज़ भी डिफरेंट हो सकता है, और उनमें टाइम डिले भी आ सकता है, और वो टोटल सिग्नल को रिसीवर पर फेड भी कर सकते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड उनका कम हो सकता है, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उनके फेज़ और फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ सकती है। स्पीड ऑफ द मोबाइल, यानी कि जिस स्पीड से हमारा रिसीवर मूव, चले भी हम ट्रांसमीटर को स्टेशनरी कहते हैं, तो स्पीड ऑफ द मोबाइल यानी कि हमारा रिसीवर जो है वो किस तेज़ी से मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द रिसीवर ट्रांसमीटर या टुवर्ड्स ट्रांसमीटर, कॉजेज डॉपलर शिफ्ट एट ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट। तो जाहिर है जो मल्टीपाथ कंपोनेंट है उस पर डॉपलर शिफ्ट यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, और क्या करेगा, रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसमें ले आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। तो स्पीड ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन हो रही है वो भी चेंज करेंगे, वो भी स्टेशनरी नहीं होंगे या मूव कर रहे होंगे, तो वहाँ से भी डॉपलर शिफ्ट हमारी आएगी। ट्रांसमिशन बैंड ऑफ द चैनल, कि ये तो था ना कि हमारी चीज़ें थी, मल्टीपल प्रोपोगेशन स्पीड थी मोबाइल की, और स्पीड ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स भी था। एक और फैक्टर ये है कि हमारी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चैनल वो कितनी है। ठीक है। ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल बैंडविड्थ एंड बैंडविड्थ ऑफ मल्टीपाथ चैनल अफेक्ट रिसीव्ड सिग्नल प्रॉपर्टीज़। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो यानी कि बैंडविड्थ है सिग्नल की वो कितनी है, क्या जो चेंज है फ्रीक्वेंसी में वो यानी कि वो काबिल कबूल हो भी सकती है कि नहीं हो सकती।
Doppler's effect. So when a transmitter or receiver is moving, the frequency of received signal changes, जिस डॉपलर इफेक्ट हम पहले कह चुके हैं, दैट इज इट इज़ डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट हुई थी उससे डिफरेंट होती है. दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और यानी कि इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं और चेंज इन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट. इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसीवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर. देखिए हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में कितनी तेज़ी से दूर जा रहे हैं, चाहे ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या रिसीवर मूव कर रहा है. द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन, और जो हमारी ट्रांसमिशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है. एक ही बात है, ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है या ट्रांसमिशन की वेवलेंथ कितनी है. द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अराइविंग सिग्नल, के क्या जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है उस तरफ उसके रिस्पेक्ट हम देखेंगे कि हम रिसीवर किस तरफ को मूव कर रहे हैं. क्या आया रिसीवर जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है उस तरफ को मूव कर रहा है, या जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है उसके अपोजिट मूव कर रहा है. इस चीज़ पे भी हमारी डॉपलर शिफ्ट डिपेंड करेगी. ये देखिए, ये डॉपलर शिफ्ट है हमारी. ये हमारे पास जो है वो ट्रांसमीटर है, रिसीवर. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट इज रिसीव्ड बिहाइंड द ट्रांसमीटर विल बी स्मॉलर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट इज रिसीव्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसमीटर विल बी बिगर. ठीक है, यानी कि जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो एडिटिव आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव आएगा. तो अगर हम टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो जाहिर है चेंज इन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगी. पहले देख चुके हैं. डॉपलर शिफ्ट पॉजिटिव इफ द मोबाइल इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ द वेव. अगर मोबाइल जो है यानी कि जो मूव कर रहा है वो ट्रांसमीटर की तरफ, यानी कि ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहा है, तो जाहिर है यानी कि कहना चाहिए कि ट्रांसमीटर और रिसीवर में डिस्टेंस कम हो रहा है तो डॉपलर शिफ्ट हमारा पॉजिटिव होगा. और ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, चाहे ट्रांसमीटर मूव कर रहा है या रिसीवर मूव कर रहा है, तो डॉपलर शिफ्ट हमारी नेगेटिव होगी. तो इम्पल्स रिस्पांस मॉडल ऑफ अ मल्टीपाथ चैनल. हम देखते हैं कि मल्टीपाथ चैनल के इम्पल्स रिस्पांस मॉडल क्या है. वायरलेस चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन. तो इम्पल्स रिस्पांस से हम अपने चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इम्पल्स रिस्पांस वेगली स्पीकिंग क्या होता है. वेगली स्पीकिंग ये होता है कि किसी भी सिस्टम का रिस्पांस के अगर हमें रिस्पांस पता हो कि सिस्टम का रिस्पांस ये है, तो हम किसी टाइप ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी टाइप के इनपुट के लिए आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट इनपुट्स हैं जिनमें यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट इम्पल्स इनपुट है, रैंप इनपुट है. तो जो यूनिट स्टेप इनपुट है उसके लिए सिस्टम के रिस्पांस को स्टेप रिस्पांस कहते हैं, इम्पल्स के लिए इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं, और रैंप के लिए रैंप रिस्पांस कहते हैं. तो फिलहाल जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें ज़्यादातर इम्पल्स रिस्पांस इस्तेमाल होता है. कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन. चैनल इज टाइम वेरिंग व्हेन सिग्नल रिसीवर इज मूविंग. चैनल एक तरह का यानी कि कांस्टेंट बिहेवियर नहीं देगा अगर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर चेंज हो रहा है, तो चैनल का बिहेवियर भी डिफरेंट होगा. तो मोबाइल कम्युनिकेशन में ज़ाहिर सबसे जो बुरी चीज़ है वो चैनल का वेरी होना है. लेट अस अज्यूम फर्स्ट दैट द टाइम वेरिएशन ड्यू स्ट्रिक्टली टू द रिसीवर मोशन. यानी कि अभी फ़िलहाल हम अज्यूम करते हैं कि जो टाइम वेरिएशन है वो सिर्फ रिसीवर की मोशन की वजह से है. टी इज इक्वल टू डी बाई वी, ये एस इज इक्वल टू वी टी. ये तो हम पुराना रिलेशन है हमारा फिजिक्स का. सिंस एट एनी डिस्टेंस
D equals to VT received power with the combination of different incoming signals. हम पहले ये कह चुके हैं कि रिसीवर साइड पर जो हमें सिग्नल मिलेंगे वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का सम होंगे. द चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस डी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. तो चैनल का रिस्पॉन्स फंक्शन जो है वो इन ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस क्या है उनका, और ज़ाहिर है सराउंडिंग्स पे भी. जी, ट्रांसमीटर इस केस में हमारा फिक्स्ड है, रिसीवर मूव कर रहा है, रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डी है, और रिसीवर जो है विद रिस्पेक्ट टू वी वेलोसिटी मूव कर रहा है. रिसीवर इज मूविंग along the ground at some constant velocity v. Multipath components that are received at the receiver will have different propagation delays depending on d. of course ऐसा ही होगा, चूँकि मूव कर रहा है तो रिसीवर को एक जो कंपोनेंट होगा वो किसी टाइम पे मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट उसको थोड़ा डिलेड टाइम के बाद मिले. हैंस द चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन डी. तो जाहिर है चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स एक जब इस जगह पर था, एक टाइम पर मुख्तलिफ इम्पल्स रिस्पॉन्स था, जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गया तो उसके लिए चैनल डिफरेंट होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा. तो ये एक सिनेरियो है अर्बन एरिया में, सिनेरियो का अर्बन एरिया में बेस स्टेशन है और मुख्तलिफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, और जो अलॉन्ग द रोड्स हमारे पास मोबाइल स्टेशंस या रिसीवर मोबाइल रिसीवर्स जो है मूव कर रहे हैं. तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा इधर इस वाले में एक ही हमारी बिल्डिंग थी, तो सिर्फ दो मल्टीपाथ कंपोनेंट्स थे, एक डायरेक्ट पाथ पे जा रहा है और एक इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है. जबकि ये दूसरा जो इस रोड में हमारा मोबाइल मूव कर रहा है, चूँकि बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं तो इसलिए मल्टीपाथ कंपोनेंट्स भी ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है ना. तो एक तो डायरेक्ट पाथ है, दूसरा इस बिल्डिंग से भी आ रहा है, रिफ्लेक्शन इस बिल्डिंग से भी आ रहा है, इस बिल्डिंग से भी आ रहा है. सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हमारी ज़्यादा होंगी उतने मल्टीपाथ कंपोनेंट्स होंगे, और जब ये रिसीवर मूव कर रहा होगा तो हर मल्टीपाथ कंपोनेंट के लिए जो हमारा चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा. अब देखें इस वक्त जब रिसीवर यहाँ पर है तो इनको ये चार मल्टीपाथ कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो जैसे ही ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा तो फिर टाइम डिले के बाद फिर मल्टीपाथ कंपोनेंट्स मिलेंगे. तो ये उसको उसी मल्टीपाथ कंपोनेंट्स को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है. तो ये हमारे पास एक्सेस डिलेस है. The relative delay of ith multipath component compared to first arriving component. यानी कि पहला कंपोनेंट जब पहुंचा उसके रिलेटिव जो नया कंपोनेंट है वो जितनी देर से पहुंचा उसे एक्सेसिव डिले कहेंगे. तो अब जो एक्सेसिव डिले है, अब देखें ये एक्सेस डिले, ये पहले वाला कंपोनेंट, देन दूसरे कंपोनेंट का, ith कंपोनेंट का और nth कंपोनेंट का. ठीक है. तो अब एक्सेस डिले इनमें ऐड होता जाएगा. देखिए T0 जो ज़ीरो पर एक्सेस डिले का टाइम ज़ीरो है, T1 डेल्टा टी जितना हुआ, Ti टाइम्स डेल्टा टी, Tn-1 n-1 टाइम्स डेल्टा टी. देखिए इतने कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, और मैक्सिमम एक्सेस डिले जो है वो n टाइम्स डेल्टा टी है, डेल्टा टॉ. तो हमने तो ये कहा था कि पिछली स्लाइड्स में देखा जाए
कि जो अराइविंग कंपोनेंट्स हैं उनका एंगल ऑफ अराइवल भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं कि मल्टीपाथ कंपोनेंट डिफरेंट कैन अराइव विद डिफरेंट एंगल्स। इस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यानी कि सेम एंगल से अराइव हो रहे हैं ताकि ज्योमेट्री को हमें डिस्कस ना करना पड़े। तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड मल्टीपाथ सेकंड मल्टीपाथ कंपोनेंट एंड हमारे सेकंड मल्टीपाथ कंपोनेंट, सेकंड लास्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट और लास्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट। ईच मल्टीपाथ कंपोनेंट विल हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इनका हर एक का अपना एम्पलीट्यूड होगा, हर एक का अपना फेज़ होगा, और ये एक्सिस के ऊपर रिलेटिव डिले है, यानी कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो कम डिले के बाद मिल रहा है, जबकि n-1 आपको इतने सर डिले के बाद मिल रहा है। जी इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। एच बी टी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 to n-1 ए आई, आई इक्वल्स टू 0 to n-1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मल्टीपाथ कंपोनेंट्स को, यानी कि मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हमारे रेंज कर सकते हैं 0 से लेकर n-1 कंपोनेंट, यानी कि 1 से लेकर n कंपोनेंट या 0 से लेकर n-1 कंपोनेंट्स। ए आई टी टॉ जो है वो है रियल एम्पलीट्यूड ऑफ आयथ मल्टीपाथ कंपोनेंट एट टाइम टी, जो डेल्टा टी माइनस टी आई टॉ है, ये हमारा है इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यानी कि सिर्फ इस टाइम पर इम्पल्स फंक्शन क्या होता है? इम्पल्स फंक्शन होता है कि जिस टाइम इंस्टेंट पर ये होता है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई होती है चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। इनके ई रेज़ टू पावर, ये उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज़ इंफॉर्मेशन है। टी आई टॉ आई टी एक्सेस डिले ऑफ आयथ मल्टीपाथ कंपोनेंट एट टाइम टी। देखिए ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू कहाँ पे देगा हमें, मल्टीपाथ कंपोनेंट के एक्सेस डिलेज पर देगा, यानी कि डिस्क्रीट देगा। ज़ीरो मल्टीपाथ कंपोनेंट पे, फिर फर्स्ट डिले पे, फिर सेकंड डिले पे, फिर थर्ड डिले पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है, यही हम कह रहे थे डिस्क्रीट वैल्यूज़ देगा, ठीक है जी। 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चीज़ से क्या मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ से मल्टीप्लाई होंगी हमारी ये एम्पलीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो के। अब देखिए हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है ना, इसीलिए यहाँ पर आपको हर मल्टीपाथ कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड डिफरेंट मिल रहा है। अगर ये सेम होता तो इम्पल्स का जो वो है वो 1 होता है, तो आपको सारे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ टाइम के लिए, यानी कि पहले सॉरी 0 टाइम इंटरवल पे इतने मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, फिर जब थोड़ा टाइम इतना हो गया कि रिसीवर मूव कर रहा है, फिर मल्टीपाथ कंपोनेंट्स, फिर रिसीवर मूव किया अगले टाइम पर इतने कंपोनेंट्स, अगले टाइम पे इतने कंपोनेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टाइम वेरी करने से भी हमारे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आमतौर पर हम सॉल्व करने के लिए टाइम इन वेरिएंस की असम्पशन लेते हैं। कहते हैं कि चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स इज अज्यूम टू बी टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। दिस इज तो if channel impulse response is assumed to be time invariant over small scale time or distance interval, then channel impulse response can be simplified as, यानी कि जो टाइम डिपेंडेंसी है हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर तो आपको दोबारा दिखाऊँ मैं एक्सप्रेशन, तो जो टाइम डिपेंडेंसी है, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी थी, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी थी, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी थी, इसको हमने ख़त्म कर दिया। एक्सप्रेशन सिंपल आ गई है हमारे पास। अब सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीपाथ कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये थीटा यानी कि उस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़ पे डिपेंड कर रहा है, और ये उस आयत कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है।
तो अब जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इम्पल्स इनपुट देकर। हम पहले कहा ना कि अगर हम हमारे रिस्पॉन्स का पता हो, हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इम्पल्स रिस्पॉन्स एज एन इनपुट देंगे। तो प्रोबिंग पल्सेस विच अप्रॉक्सीमेट्स यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज़ यूज द ट्रांसमीटर। तो हम इम्पल्सेस देकर एच बी टी फाइंड कर लेते हैं। वंस एच बी टी फाइंड कर लेंगे तो फिर किसी भी इनपुट के लिए रिसीव्ड आउटपुट जो है वो प्रिडिक्ट करना आसान। कॉम्प्लेक्स बेस पे इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये हम पहले बता चुके हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका उसका एम्पलीट्यूड भी है और उसका फेज़ भी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड किससे डिपेंड होता है, इस वेक्टर की लेंथ से हमारा एम्पलीट्यूड डिटर्मिन होगा, और इस थीटा से, ज़्यादा थीटा वेरी कर सकता है 0 से 360, तो इस थीटा से हमारा फेज़ वेरी होगा। और फिर यानी कि वो हम कैसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय फेज़। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंगल फेज़, ए आई जे थीटा, जे को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। या आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए आई है, और इसका जो थीटा है फेज़ वो क्या है, tan इनवर्स साइन ओवर कॉस। तो ये मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स हैं, यानी कि ये एफ सी तो वो थी जो हमारी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी थी। तो पहला कंपोनेंट आपको इस जगह रिसीव हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट आपको थोड़ा सा टाइम डिले के बाद रिसीव हो सकता है। ith कंपोनेंट आपको टाइम डिले के बाद रिसीव होगा, और ज़ाहिर है उसका फ्रीक्वेंसी और फेज़ भी चेंज हो सकता है। टू कंपोनेंट्स इमर्ज फ्रॉम सेम सोर्स एट सेम टाइम, दे बिलोंग टू सेम ट्रांसमिटेड सिग्नल but they travel different paths, they arrive at same receiver but with uh, 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 time difference equal to ti, tau I। ठीक है जी, तो अब हमारे पास अगर टू और मोर मल्टीपाथ कंपोनेंट्स आ गए सेम एक्सेस डिले, तो अगर हमारे पास एक ही वक्त में दो मल्टीपाथ कंपोनेंट्स आ गए हैं तो वो क्या होंगे, वो ऐड अप होंगे। ऐड कैसे होंगे कि उनके जो आपके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही हमारी वो चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है S1 एंड S2, तो जो रिसीव्ड सिग्नल है वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो इनके फेजेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्टिंग हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा। एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कंबाइंड सिग्नल, ज़ाहिर हम पहले बता चुके हैं, डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द टू कंपोनेंट्स। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ द फेजेस ऑफ द कंपोनेंट, कंबाइंड सिग्नल कैन बी वीकर और strengthen can be may weaken or strengthen the amplitude of combined signal। अगर आपका फेजेस इस तरह से ऐड हुए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हुई, ज़ाहिर है ऐड अप हो जाएंगी चीज़ें, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इट इज़ पॉसिबल दैट टू सिग्नल में टोटली कैंसल ईच अदर, अगर इनके फेजेस जो है वो 180 डिग्री अपार्ट हैं और इनका एम्पलीट्यूड सेम था 180 डिग्री अपार्ट है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये एग्जांपल है, फर्स्ट मल्टीपाथ कंपोनेंट रेड लाइन में, सेकंड मल्टीपाथ कंपोनेंट ग्रीन लाइन में। तो उनका फेज चूँकि डिफरेंट है, x प्लस पाई बाई 16 और दूसरा है x प्लस पाई बाई 6, फेजेस डिफरेंट है इनके। तो जब ऐड होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, एम्पलीट्यूड कम हो गया है। ठीक है, सेकेंडली ये अब हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है हमारा, और इनके वो एक्स, ये दो कंपोनेंट्स हैं रेड और ग्रीन, पाई बाय 16 और दूसरा है 3 cos पाई बाय 6। पहले सिर्फ पाई बाय cos पाई बाय 6 था, 3 cos पाई बाय 6 है।
तो रिजल्टिंग कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट जो है वो कंबाइंड सिग्नल जो है वो बड़ा हुआ है एज। तो डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, डिपेंड करता है कि फेज़ की वैल्यू क्या है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ऐड हो रहे हैं, उनके फेजेस की वैल्यूज़ क्या थी जब वो ऐड हो रहे थे। पावर डिले प्रोफाइल क्या होती है जी? फॉर द स्मॉल स्केल फेडिंग पावर डिले प्रोफाइल द चैनल इज फाउंड बाय टेकिंग स्पेशल एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ओवर द लोकल एरिया। देखिए हम अगर एक किसी ख़ास एरिया पर इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी कि चैनल जितना इम्पल्स रिस्पॉन्स उसकी क्या कहें मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो उसको पावर डिले प्रोफाइल कहते हैं। तो पावर डिले प्रोफाइल का फ़ायदा ये है कि हम आम तौर पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में हमारा चैनल किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है जी। इफ़ पी टी हैज़ टाइम ड्यूरेशन मच स्मॉलर दैन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द मल्टीपाथ रिसीव्ड पावर डिले प्रोफाइल लोकल एरिया इज गिवन बाय। तो बार रिप्रेजेंट्स एन एवरेज ओवर द लोकल एरिया ऑफ दिस थिंग। और गेन के रिलेट्स ट्रांसमीटर पावर इन प्रोबिंग पीटी टू द टोटल रिसीव्ड पावर इन मल्टीपाथ डिले प्रोफाइल। के क्या है हमारा गेन है क्या किसका ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव्ड पावर में कि हमारा चैनल जो है वो कितनी रिसीव्ड पावर को कम कर रहा है एज़ कंपेयर टू ट्रांसमिटेड पावर। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं मल्टीपाथ कंपोनेंट इसके फेडिंग के, उनको डिस्कस करेंगे। तो ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।